ने मेरे साथ क्लासेस की सर हैं। पहले भी हमने कहा था। सर यस सर। पता है सर मैंने तो नहीं ली सर, मैं कोई 9th आपसे तो बढ़ी है। हाँ, बहुत जल्दी कुछ नहीं, कुछ आपसे। लोगों ने मेरे साथ लाइन पढ़ी है, कुछ लोगों ने लक्ष्मी नगर बैचेस के स्टूडेंट हैं, वहां दीक्षित सर से पढ़ा होगा। यस सर। यस सर, दीक्षित सर पढ़ा था। तो ही टीचेस वेरी वेल, आई नो। और जिन लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है 9th में, उन लोगों ने भी 10th के कुछ फेजेस उन्होंने से उनके साथ ही किए हैं, तो आई बिलीव वो लोग भी सब समझते होंगे। ठीक है सर रोहन दीक्षित नहीं पढ़ाते हैं केल्विन में। क्या? सर रोहन दीक्षित सर अब नहीं पढ़ाते। एक सेकेंड वैभव, पहले आप बोलो क्या बोल रहे हो। सर रोहन दीक्षित सर नहीं पढ़ाते अब केल्विन में। बेटा ये मैं नहीं बता सकता, मैं सिर्फ आज डाउट लेने के लिए हूं, लेकिन वो ज्यादातर अपने सब्जेक्ट रिलेटेड रहेंगे। बाकी उसके लिए अगर आपको पता करना है तो आप ऑफिस में पता कर लो, वो बता देंगे शायद बेटर मुझसे, तो है ना। एनीवेज, उत्कर्ष तुम बोलो क्या कह रहे थे बेटा। सर यही पूछ रहा था मैं अभी। अच्छा, रोहन दीक्षित सर के बारे में ना। यस सर। बेटा अभी मैं उसके लिए, देखो मैं आपको मुझे बताऊं, मुझे पूरी बातें पता नहीं है, बिकॉज आई एम समवेयर एल्स, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग योर क्लासेस ऑनलाइन, अदरवाइज तो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाता है कुछ ना कुछ। ठीक है, लेकिन आई डोंट नो द एग्जैक्ट सिचुएशन। मुझसे कहा गया क्लासेस लेने के लिए, तो मैं क्लासेस ले रहा हूं आप लोग के। सर आपने YouTube पे भी कुछ वीडियोस डाल रखी है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइप कुछ। हाँ, 9th का एक थोड़ा चैप्टर स्टार्ट किया था। 10th की भी डाली थी आपने। और चलो आगे बढ़ेंगे, पहले पहले ये बताओ बाकी लोग। पर्व, पर्व कैसा है? हाउ आर यू पर्व? सर बढ़िया हो। बढ़िया हूं। पढ़ाई कैसे चल रही तेरी? सर सही चल रही है अभी तक तो। सही चल रही है, बढ़िया। विशेष? यस सर, गुड इवनिंग सर। हाउ आर यू विशेष? यस सर, गुड बढ़िया। इवनिंग। ग्रेट ग्रेट, ऑलराइट। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर बहुत दिन बाद आपसे बात हुई है। तो करेंगे क्या आज? सर रिवीजन। यस सर, रिवीजन करते हैं। यस सर रिवीजन। देखो ऐसा है, रिवीजन भी कर लेते हैं और डाउट भी कर लेते हैं, दोनों ही चीजें कर लेंगे, ठीक है। यस सर। तो अगर किसी को छोटे डाउट्स हैं लाइक वन लाइनर क्वेश्चन के या उस तरह के, तो कर लेते हैं। अदरवाइज जो जो सब्जेक्ट तुम बोलोगे उसके अपन मॉड्यूल के थ्रू पढ़ करके अब वो कर लेंगे, उसका रिवीजन। यस सर, यस। तो ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं रिवीजन। सर वो ना वो वाला जो चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग वाला, वो थोड़ा समझा दिया जाएगा। ऐसा है, सुनो, ऐसा है, ये आज की क्लास, इसके बाद 2-3 क्लासेस और लगी हुई हैं, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, आराम से क्लासेस मिल जाएंगी। अगर फिर भी तुम्हारे पास कुछ डाउट रह जाता है, सो यू कैन लाइक डायरेक्ट आस्क मी टू गिव यू सम फीडबैक और एनीथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। इसके अलावा एक आध क्लासेस और भी लग जाएंगी अगर जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। यस सर है भी। हाँ, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि मेरा सिलेबस रह जाएगा, मेरा वो रह जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ ओके चलेगा, ठीक है। ओके सर। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रही थी मालती? ज्योग्राफी से? यस सर, ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। सर इकोनॉमिक्स में तो क्या ना। सर हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। नहीं सर, ज्योग्राफी। हिस्ट्री पकड़ते हैं पहले। मेजॉरिटी सर ज्योग्राफी। सर हमारी क्लास में मेजॉरिटी ने डिक्टेटरशिप चलती है। बेटा चैट बॉक्स में जो जिसको पढ़ना है वो लिख लेगा, और जो मेजॉरिटी होगी वो नहीं। क्लास में डिक्टेटरशिप चलती है। हाँ, डिक्टेटरशिप चलती है। एक काम करते हैं, सुनो, ज्योग्राफी वाले जितने लोग हैं वो रेज योर हैंड। सर मोबाइल पे कर रहे हैं तो सर रेज योर हैंड का ऑप्शन नहीं है। वीडियो ऑन करके। चैट बॉक्स में लिखो, सर चैट बॉक्स देखो, चैट बॉक्स। 10 लोगों ने मेरे को ज्योग्राफी एटलीस्ट बोल दिया है, 15 लोगों ने लगभग। विशेष गोयल भूगोल बोलेगा बार बार ज्योग्राफी लिख करके, तो चलेगा नहीं काम ऐसे। ऑलराइट, ठीक है, तो मतलब काफी लोगों ने मेरे को ज्योग्राफी बोल दिया है, तो लेट्स से कि एक बार ज्योग्राफी थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसमें देख लेते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक्स कर लेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों ने इकोनॉमिक्स बोला है, ठीक है। यस सर। ओके सर। इसके अलावा भी कुछ और चाहिए तो मेरे को बता दो, वो भी कर लेंगे, ठीक है। उत्कर्ष, इकोनॉमिक्स करना है ना? यस सर। सर बाद में कर लेंगे फिर। हाँ, तो ज्योग्राफी कर लेते हैं।
थोड़ा ज्योग्राफी कर लेते हैं, थोड़ा इकोनॉमिक्स कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लासेस में ऐसे करते रहेंगे, ठीक है? ओके सर। वी हैव टू उससे स्टार्ट पहले फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस से एक डाउट था, पहले वो पूछ लूं? हाँ पूछ लो, बिल्कुल पूछ लो बेटा। सर पॉलिटिकल साइंस में नेशनल पार्टी के लिए लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन होने चाहिए 4 हाँ स्टेट्स में, हाँ और एटलीस्ट 4 सीट होनी चाहिए। पर फिर मैं सर जो अगले पेज में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का है, तो उसमें लिखा है कि इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इट गॉट 3.84% वोट्स एंड वॉन 34 सीट्स। तो सर 3% वोट्स में कैसे उसका हो गया? लेकिन उसकी सीट ज्यादा है ना बेटा। तो उसको असेंबली इलेक्शन से उसने 4 से ज्यादा स्टेट्स में लड़े थे इसलिए। और सर जो डेफिनेशन है नेशनल पार्टी में, उसमें और थोड़ी ना लिखा है, उसमें लिखा है एंड, मतलब परसेंटेज भी होना चाहिए और सीट्स भी होना चाहिए। ट्रू ट्रू, लेकिन हम क्या देखते हैं ना कि जब वोटिंग परसेंटेज हम देख रहे हैं तो दोनों, आपने बिल्कुल बोला कि एलिजिबिलिटी के लिए स्टार्टिंग में दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन वंस यू आर ऑलरेडी अ नेशनल पार्टी, तो आपकी नेशनल पार्टी की जो रिकॉग्निशन है वो तब तक नहीं जाएगी जब तक दोनों ही चीजें नहीं हट जाएंगी। अगर दोनों में से आप एक भी चीज कैरी कर पा रहे हो तो वो कंटिन्यू रहेगा आपका नेशनल पार्टी, ठीक है? ओके सर, समझ गए? यानी समझ गया। आप स्टेट पार्टी से नेशनल पार्टी तब बनोगे जब आपकी परसेंटेज भी हो और सीट्स भी हो, ठीक है? लेकिन वंस यू आर अ नेशनल पार्टी, तो उसके बाद आपको वापस से स्टेट पार्टी बनने के लिए दोनों ही चीजें खत्म होनी होंगी, मतलब सीट्स भी खत्म हो जाए और परसेंटेज भी चला जाए। क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया। चलिए आगे सर बढ़ेंगे। what are the symbols of an independent nation? Symbols of independent nation. All right. See, first of all, let me know in what context you are asking it. मतलब कई Sir- इसका अलग अलग वो होते हैं। सर मतलब मेन सिंबल्स में पूछ रहा हूँ जो एक इंडिपेंडेंट नेशन के होते हैं, एक नेशन स्टेट के होते हैं। ओके, देखो क्या होता है हमारा बेसिकली, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली कुछ कुछ चीजें हैं, ठीक है? वो क्या क्या है वो हम देख लेते हैं, फिर उससे हमें एग्जांपल समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नेशनल फ्लैग होना चाहिए, वो है, राइट? फिर हमारी नेशनल कस्टम्स होनी चाहिए, या फिर कुछ जैसे कि अगर देखेंगे नेशनल का अगर कोई कॉमन लैंग्वेज हमारी होनी चाहिए जो हमारी ओरिजिनेटेड हो, ठीक है? इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी अपनी खुद की कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है? या फिर कोई इसका स्टेट का हेड होना चाहिए। प्लस उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे गवर्नमेंट हो गई, तो गवर्नमेंट के साथ साथ हमारा नेशनल हेड और गवर्नमेंट का हेड, अगर वो उस तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, फेडरल कंट्री है, तो हमें उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से क्या क्या हो सकता है, ठीक है? सर एलेगरी की बात कर रहे हैं। क्या चीज? तो जो एलेगरी होता है ना, जो हमने पढ़ा था उसमें, उसकी बात कर रहे हैं शायद। नो सर। जर्मनी और वो अदर सेशन वो उसकी पूछता। तो Yes, किसके sir, लिए only- आप लोगों को बताओ। सर मेरे पास तो सर यही क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन सिंबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट Alright, नेशन? let me tell you what. देखो, नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, नेशनल लैंग्वेज हो गया, नेशनल अपना सील हो गया, नेशनल एम्बलम हो गया, ठीक है? ये मतलब बेसिकली देखो क्या होता है ना बेटा, एक्चुअली में इंडिपेंडेंस होने का कोई साइन नहीं है, सम कंट्री इज इंडिपेंडेंट और नॉट, ठीक है? लेकिन हाँ, हम कुछ चीजें रिफ्लेक्ट करके ये बता सकते हैं दैट वी आर इंडिपेंडेंट, लाइक वी हैव आवर सर टू क्रिएट नेशनलिज्म। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर अगर उसी कंट्री के पीपल रूल कर रहे हैं आइदर देमसेल्फ और थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, देन इट विल बी एन इंडिपेंडेंट नेशन। इफ एन आउटसाइड फोर्स नहीं, वो ठीक है, वो सिंबल if an पूछ रहा outside था। force is वो ruling the country, then it would not be an इंडिपेंडेंट कंट्री का डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है सिंबल्स क्या क्या हैं। तो ऐसे किसी भी कंट्री में ना ये सिंबल नहीं है कि आप तभी नेशनल पार्टी इंडिपेंडेंट नेशन बनोगे जब तक आपके ये सिंबल्स हैं नहीं, ठीक है? लेकिन हाँ, ऑब्वियसली कुछ सिंबल्स हैं जिनकी वजह से आप दिखा सकते हो कि हमारा अपना सिंबल है, हमारा अपना फ्लैग है, हमारा अपना एम्बलम है, हमारा अपना एंथम है, तो वी आर अ नेशनल इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है? बट अगेन आप देखोगे इसके ना कुछ इसके हमारे पास वो भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में स्टेट के भी फ्लैग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ही कंट्री में जम्मू एंड कश्मीर का अपना फ्लैग था एक समय तक, यस
है ना, कॉन्स्टिट्यूशन भी था उसका तो अपना। तो ऐसे कोई डायरेक्ट ये नहीं है कि अगर किसी और का, या फिर आप देखोगे तो यूएस में तो इतने सारे स्टेट्स है, सबका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है सर क्योंकि वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है इसलिए। हाँ, क्योंकि वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। नहीं वो तो खैर उसकी बात भी अलग है, लेकिन सिंबल्स की जो हमें बात कर रहा हूं, तो एक्सेट ये नहीं है कि एलिजिबिलिटी तभी होगी कि जब आपका स्पेशल आपके लिए ये होगा। सर ये बच्चे कह रहा हूं कि फ्लैग तो एक ही है, लेकिन मैंने बताया ना कि अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, किसी का फ्लैग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो चाइना ये कहता है कि जो ताइवान है वो उसके अंडर में है, वो उसी के अंडर है, ठीक है, लेकिन ताइवान का अपना एक नेशनल वो है, ताइवान कहता है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। हांगकांग भी ऐसा ही है, ठीक है। तो उसके अलावा आप देखोगे तो मैं आपको बताऊंगा ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसमें हर एक उसका अलग अलग स्टेट्स का भी फ्लैग हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल अपनी ही कंट्री का दिया कि जम्मू एंड कश्मीर का भी अपना एक स्टेट फ्लैग था, ठीक है। यस सर। आप देखोगे तो पाकिस्तान में भी बलोचिस्तान जो एरिया है उनका भी एक अपना नेशनल अपना स्टेट फ्लैग है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी उदय। सर मुझे सर इस क्वेश्चन का कंटेक्स्ट क्या, मतलब ये हिस्ट्री का है या फिर पॉलिटिकल साइंस में, अगर 10th की सिलेबस की बात की जाए तो सर मुझे लगता है ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन हो गया बोर्ड के हिसाब से। हाँ बोल तो आप सही रहे हो, लेकिन अगर उन्होंने पूछा है तो मैं बता दे रहा हूँ सर। ये जो चैप्टर 1 है ना हिस्ट्री का, उसी का क्वेश्चन है। और जहां तक एक क्वेश्चन वैसे भी आता है बोर्ड में कि ब्रिटेन के नेशनल सिंबल्स क्या क्या है, तो उस हिसाब से शायद रेलेवेंट क्वेश्चन मुझे लगा, इसीलिए मैंने नहीं, ब्रिटेन का उसका रीजन है अलग है ब्रिटेन के पूछने का, पर उसमें आप सर ये एलिगरी से पूछा गया है, वो मैं समझ रहा हूँ, पर सही बोला बिल्कुल। ये क्वेश्चन का इसका पूछने का रीजन कुछ और है, बट एनीवेज इफ आई एम क्लियर नाउ प्लीज टेल मी सो वी कैन गो अहेड एंड फर्दर स्टडी फॉर ज्योग्राफी और समथिंग। यस सर आगे चलते हैं। ठीक है वैभव, क्लियर हो गया? यस सर। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं, हम लोग ज्योग्राफी देखते हैं, ठीक है। जस्ट मोमेंट, लेट मी सी कि मैंने कौन सा चैप्टर चाहिए अपन को, जरा बताओ। सर पहले से ही चलते हैं फर्स्ट चैप्टर। मैन्युफैक्चरिंग। यस सर शुरू से। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। स्टार्टिंग से ही चलते हैं ना, सारे रिवाइज कर लेंगे एक एक करके। ये सर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, रिसोर्सेज। यस सर सही भी काम करते रहेगा। हैं, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करके शुरू से फटाफट कर लेंगे, ठीक है। यस सर यस सर। रिसोर्सेज एंड sir. डेवलपमेंट। सर चैप्टर का स्टार्ट करने से पहले इसी चैप्टर से एक डाउट है, तो सर आप वो चैप्टर समझाते हाँ, वक्त पूछोगे या फिर अभी स्टार्टिंग में ही पूछ लूं? पूछ लो, जब वो रेलेवेंस आएगी उसकी मैं तब समझा दूंगा उसको। ओके सर। सर डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल रिसोर्स एंड रिजर्व्स। हाँ तो सर वो तो आएगा ही चैप्टर के। सर वो चैप्टर के अंदर आ जाएगा तब बता दीजिए। ठीक है। मुझे भी एक डाउट था इस चैप्टर से हाँ बेटा। कि जो सॉइल की फॉर्मेशन है वो मिलियंस ऑफ ईयर लेती है उसके फॉर्मेशन के लिए, पर स्टिल सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन था फिर से बोलो कि जो सॉइल है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है लेकिन उसके फॉर्मेशन के लिए मिलियन ईयर्स लगते हैं, एक्सप्लेन। अच्छा ओके मैं समझ गया। तो बोला जाता है रिन्यूएबल रिसोर्स को, इसको भी ध्यान से यूज करना चाहिए। ठीक है पार्व, अभी वेट कर लो, पढ़ते हैं थोड़ा सा स्टार्ट से, ठीक है। यस सर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू अबाउट इट, ठीक है। थोड़ा सा अभी हम लोगों ने, किसी ने ये जो हम लोग को मिले थे ये पैकेजेस वगैरह, किसी ने पढ़े हैं इसको? पढ़ा है किसी ने अभी तक? यस सर पढ़ा है सर, पढ़ा है मतलब पूरा पढ़ा है, पूरा सॉल्व भी किया। ठीक है ऑलराइट। उन बच्चों ने भी पढ़ा है जो लक्ष्मीनगर सेंटर के थे? यस सर। ऑलराइट, और उन बच्चों ने भी पढ़ा है जो अपने यमुना विहार सेंटर? यस सर। सर मैंने नहीं पढ़ा सर। पर्व ने Yes, पढ़ा? sir. एनसीईआरटी पढ़ा है सर। सब मैंने पढ़े हैं। एनसीईआरटी एग्जाम की वजह से ये एनसीईआरटी में भी तो वही होगा ना, जो इसमें लिखा है और इसमें जो लिखा है वो एनसीईआरटी में यस होगा। सर, बाहर से ज्यादा तो कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ का ही सर डिफरेंस है। एनसीईआरटी पढ़ा था और मॉड्यूल सॉल्व किया था। चलो ठीक है, बढ़िया। चलो एक बार इसको थोड़ा एक फटाफट से ओवरव्यू लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
बेसिकली क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेज, राइट, एंड डेवलपमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रिसोर्स. ठीक है, हमें समझना होगा कि एक रिसोर्स क्या होता है. किसी को पता है कि डेफिनेशन की इसकी कि रिसोर्स क्या होता है? कोई बताएगा? Can I tell Utkarsh? सर मैं उत्कर्ष, तुम बताओ. Sir, resource is anything which is present in our environment, provided that it is technologically accessible, culturally acceptable, and economically feasible. शाबाश. पर्व, तुम Sir, बताओ. sir, which can satisfy sir human needs. हाँ, So बस. you think. इसमें एक छोटा सा चीज और डाल लो उत्कर्ष, कि विच सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड. ठीक है, बाकी सब sir. बढ़िया है. ठीक है, चलो अब हमें समझ में आ गया कि ऐसी चीजें जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं जो कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं और साइंटिफिकली हम लोग उनको एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, और इकोनॉमिकली हम उनको यूज कर सकते हैं. अब नाउ व्हाट इज द क्लासिफिकेशन? सो इफ वी नो रिसोर्स, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि कोई चीज रिसोर्स कैसे बन जाती है. अगर वो हमारे यूज में आ रही है तो वो रिसोर्स बन जा रही है. ठीक है, नाउ वी हैव टू क्लासिफाई देम. अगर हम उनको क्लासिफाई करेंगे तो कैसे करेंगे? आप देखो जरा एक बार. सर यहाँ पर देखो, मैंने इसमें ना एक बना के भी रखा है ऊपर, आप देखोगे तो. अगर हम व्हाट इज रिसोर्स पे आए, एनीथिंग अवेलेबल टू मैन कैन बी यूज टू फुलफिल वन मैन नीड. ये बेसिक चीज होगी. अब इसके एग्जांपल क्या क्या है हमारे पास? वाटर हो गया, सॉइल हो गया, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, बिल्डिंग हो गई, मिनरल्स हो गए, और बहुत सारी चीजें. ठीक है, नाउ ह्यूमन बीइंग अगर हम सेंटर में देखते हैं, ये फ्लो चार्ट टाइप का है, आपको दिख रहा होगा. सबको दिख रहा है? सबको? Yes, sir. Visible. Yes, sir. ऑलराइट. सो फिजिकल एनवायरनमेंट, ये हमारे पास नेचर हो गया. नेचर में हम देख सकते हैं नेचुरल जितने भी रिसोर्सेज है वो सब. ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस और टेक्नोलॉजी. ठीक है, अब ये इंटरडिपेंडेंट है, इनका रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. ह्यूमन क्या करता है? इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, वाया टेक्नोलॉजी, वो फिजिकल जो भी एनवायरनमेंट में हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको वो एक्सक्रीट कर सकता है और बाद में फिर यूज कर सकता है. ठीक है, सो नाउ वी डिफरेंशिएट दिस रिसोर्सेज इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें. एक तो हो गया नेचुरल और दूसरा हो गया ह्यूमन मेड. या ह्यूमन मेड तो नहीं कहेंगे, बट यस ह्यूमन क्राफ्टेड कह सकते हैं. ठीक है, तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. अच्छा, मुझे बताओ नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या बेसिक अंतर होगा? बताएगा कोई? सर नेचुरल रिसोर्स एनवायरनमेंट से मिलता है और ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन बींग्स को कहा जाता है. शाबाश. Sir, their skills and development. ठीक है. Yes. अब हम देखते हैं, देखो मैंने पूरा ना क्लासिफिकेशन का एक ये प्रॉपर बना के दिया है चार्ट टाइप का. ठीक है, अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन्स, अगर हम देखें तो दो तरह के हो गए हमारे पास, बायोटिक और एबायोटिक. क्लियर है? Yes. अब Yes, sir. हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज जो हम नेचर से लेते हैं जिनमें लाइफ होती है, वो हमारे कौन से हो गए? बायोटिक. Biotech. एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए. ठीक है, ये हो गए हमारे बायोटिक. बायोटिक हो गए जो नॉन लिविंग सब्सटेंस है. क्लियर? ये तो बेसिक है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो गए, Yes, sir. fruits हो गए. ठीक है, सर डाउट था क्या? सर डाउट था मुझे एक. हाँ बोलो ना बेटा. सर बायोटिक और सर एबायोटिक में सर मतलब 3 पॉइंट में डिफरेंशिएट है तो सर क्या लिखेंगे उसमें? 3 पॉइंट का डिफरेंस अगर हमारे पास आता है ऑप्शन. ठीक है, Yes, sir. क्या नाम बच्चा तेरा? सर विशेष. हाँ ठीक है. अच्छा, विशेष है अपना. देख विशेष, ऐसा है, अगर आपको ऑप्शन आता है कि 3 उसमें आपको करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज तो ये नेचर के थ्रू आ रहा है. ठीक है, Yes, और नेचर में जिसमें लाइफ है, पहला चीज तो ये हो गया. ठीक है, Yes, sir. दूसरा उधर उसमें लाइफ नहीं है, वो नॉन लिविंग हो गया बेसिकली. Yes, sir. ठीक है, यहां पर जो भी लिविंग होगा, ठीक है, आप उसको एज इट इज यूज नहीं करोगे, आप उसको चेंज करके यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एनिमल को यूज करना चाह रहे हो तो आप डायरेक्ट या तो एनिमल को यूज नहीं करोगे. ठीक है, अगर आप यूज कर रहे हो तो भी उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी लिविंग जो ऑक्स होता है, अगर उसको खेती करवाना चाहते हो तो यू हैव टू लाइक मैन्युफैक्चर सम सॉर्ट ऑफ थिंग विद इट. ठीक है, वहीं अगर आप देखेंगे तो जो नॉन लिविंग थिंग है उसे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो. जैसे कि आप वाटर है, आप उसे डायरेक्ट यूज कर सकते हो. सर समझ नहीं आया सर ये वाला पॉइंट.
हाँ मैं समझा देता हूँ, फिर से समझ लो। जो जो लिविंग चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल एनिमल हो गया हमारे पास, ठीक है, तो क्या आप एनिमल को डायरेक्ट यूज कर सकते हो? अगर आप उसको खाने के लिए यूज करोगे तो मारना पड़ेगा। अगर आप उससे मिल्क वगैरह लोगे तो भी आप उसको आर्टिफिशियली, मतलब आप डायरेक्ट एनिमल यूज नहीं कर रहे हो, एनिमल के थ्रू कोई चीज यूज कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप उसको मान लीजिए आप खेती में यूज करते हो तो आपको उसमें हल वगैरह लगाना पड़ेगा, बैल अकेला कुछ नहीं करेगा, ठीक है। वहीं ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप देखेंगे तो यहां पर एबायोटिक रिसोर्सेज को आप बहुत सारी चीजों को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर है, ठीक है, यस सर, तो आप वाटर डायरेक्ट ले सकते हो। यस सर, यस सर। समझ में आ गया? और तीसरे में एग्जाम्पल लिख देना। सर सॉइल है जो, वो बायोटिक रिसोर्स में रखेंगे। सॉइल बेटा बायोटिक में कैसे आएगी? बायोटिक में रखेंगे उसे तो। सर वो एबायोटिक में बायोटिक में आएगा। सर वो हमारी एनसीईआरटी की बुक में है ना, हमारी एनसीईआरटी की बुक में सर लिखा हुआ है कि सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम, तो इसमें मैंने पूछा। नहीं बेटा, उसे रखा तो एबायोटिक लिविंग सिस्टम का मतलब है इसमें माइक्रोब्स हैं जो लिविंग है। ये सब प्लांट्स के पार्ट है वैसे भी। सर बायोटेक में तो ये भी होती है उसके पर। देखो क्या होता है ना, अगर हम सॉइल को, अगर हम उसे बायोटिक मान लेंगे ना, तो हमें बहुत सारी चीजें उसमें से देखनी पड़ेंगी। क्या क्या जो सॉइल है वो लिविंग है? पहले तो आप मेरे को ये बताओ, बेसिक जो फीचर है बायोटिक होने का वो क्या है? लिविंग होना, लाइफ होना उसके अंदर। तो क्या सॉइल में लाइफ है? नो सर। नो सर। सॉइल के अंदर लाइफ है पर वो सॉइल खुद लाइफ नहीं है। सर गूगल पे बोथ दिखा रहा है, बोथ। नहीं, बोथ इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो जो तुमने सेंटेंस जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना वो है। लेकिन अगर आपको क्लासिफाई करने के लिए आएगा कि फॉर एग्जांपल मैच द फॉलोइंग आ गया, ठीक है, तो वहां पर आपको मैचिंग में उसको सॉइल को एबायोटिक में ही रखिएगा, ठीक है। दिस इज माय पर्सनल सजेशन, ठीक है। उसमें दे रखा है कि सॉइल जो है उसमें बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो खुद बायोटिक नहीं होती। हाँ, इसीलिए तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वो जो एबायोटिक होती है वो इसीलिए एबायोटिक होती है क्योंकि उसमें कोई लाइफ नहीं है, उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं जो कि आगे यूजफुल होते हैं, ठीक है। ऐसे तो वाटर में भी होते हैं ऐसे कंपोनेंट्स। क्लियर है? वाटर में तो होते हैं। यस सर, क्लियर। यस सर। यस ठीक है सर। सर जो डिफरेंशिएशन का ये पॉइंट डाल सकते हैं ना कि बायोटिक जो है वो एबायोटिक पे डिपेंड करते हैं, जैसे आपने समझाया था, और एबायोटिक बायोटिक पे नॉर्मली डिपेंड नहीं करते, हम भी कह सकते हैं। हाँ, उस तरह से कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ये तो बहुत ही आसान है बच्चों। जो चीजें Yes, sir. एग्जॉस्ट हो सकती हो, जो चीजें नहीं हो सकती हैं, उसके दो बेसिस हो गए, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। अगर एग्जॉस्टिबिलिटी उनके अंदर नहीं है तो वो नॉन रिन्यूएबल हो गए, और अगर वो एग्जॉस्ट, सॉरी उल्टा हो गया, एग्जॉस्टिबिलिटी अगर वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो नॉन रिन्यूएबल है, और एग्जॉस्ट नहीं होते हैं तो रिन्यूएबल हो गए, ठीक है। यस सर। हाँ, अब जैसे रिन्यूएबल क्या क्या हो गया? एयर हो गया हमारा। तो ठीक सर है। सॉइल रिन्यूएबल में आएगी या नॉन रिन्यूएबल में? सॉइल बेटा देखो वही बात है, अब Renewable में आएगी। वाटर है ना, वही सेम चीज सॉइल के साथ भी है। हालांकि हमें उसे रिन्यूएबल रखना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगेन वही बात है, जैसे वाटर है वो भी है तो रिन्यूएबल ही, लेकिन धीरे 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 खत्म होता जा रहा है ना, एग्जॉस्ट तो होता जा रहा है ना soil। यूजेबल Yes, फॉर्म sir. नहीं बच रहा उसका। बोलेगी ना बुक के अंदर वही चीज सॉइल के साथ भी है, लेकिन हाँ अभी तक ये दोनों रिन्यूएबल हैं, ठीक है। आंसर बुक के अंदर वही लिखा हुआ है कि रिन्यूएबल ही है। ऐसे परफेक्ट मीनिंग सर रिन्यूएबल का यही है ना, जो हो सर सके बुक चीज। में ना ये भी उसमें लिखा ये नहीं मेंशन है हुआ है कि टाइम का कुछ few mention है। centimeter जो soil चीज की renew हो formation में। सकती है, देखो एक बात बताओ, ऐसे समझो कि जब हमारा वाटर कंटामिनेटेड हो जाता है तो क्या उसे हम वापस से क्लीन वाटर कर सकते हैं? बताओ। यस सर। यस सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, तो वो रिन्यू हो गया ना, यस सर। यस सर। खत्म। Yes, sir. और उसका एक बेसिक फंक्शन और भी देख लो आप, क्या होता है सबसे, हम भी नहीं करते हैं, नेचर खुद करती है। पानी को समुद्र से और नदियों से Yes, और ऐसे sir. खराब जगहों से लेता है सूरज, और फिर बादल बना के प्योरीफाई करके बरसा देता है। और Clear सर है? अंडरग्राउंड वाटर भी सर प्योरीफाई हो जाता है नीचे और जाते हैं। अंडरग्राउंड वाटर भी वो फिल्टर होते जाता है और वो प्योरीफाई होता रहता है, ठीक है। फॉर्म में। हाँ, नॉन रिन्यूएबल जो हो गई चीजें जो एग्जॉस्ट हो जाती हैं, खत्म हो सकती हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, जैसे कोल हो गया, जैसे आपका ये वो हो गई, क्या नाम है, गैसेस और ये सब चीजें, तो ये हो सकती हैं, ठीक है, सीएनजी वगैरह चीजें ये सब
आगे बढ़ेंगे ओनरशिप के बेसिस पर। अब यहां पर दो तरह की चीजें आप बेसिक देख लग सकते हो, इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक मतलब कोई इसकी एक प्राइवेट ओनरशिप हो, कोई कंपनी हो जो उसको ओन करती हो, ठीक है, जैसे जैसे आपके घर, जैसे इंस्टीट्यूट, जैसे आपका लैपटॉप, ठीक है, ये आपका अपना है, तो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। और कुछ पब्लिक रिसोर्सेज होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, जैसे बहुत आसान है, जैसे आप देखेंगे तो कम्युनिटी हाउस हॉल होते हैं कुछ कुछ सोसाइटीज में, या फिर स्पोर्ट्स सेंटर होते हैं कुछ कुछ जगहों पर, तो आप जाकर हाँ सिनेमा हॉल्स, सिनेमा हॉल हो गया, मॉल हो गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो गया, पार्क्स, सर प्लेइंग ग्राउंड्स, हाँ प्लेग्राउंड हो गया, इंस्टीट्यूट, रोटियां मंगवा देती हूँ, दाल तो बनी आप क्या पूछो, इंस्टीट्यूट भी तो रख देंगे ना हम सर। हाँ बिल्कुल सर शॉपिंग मॉल्स भी ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, मैरिज हॉल भी रख सकते हैं। सर अब इसमें थोड़ा सा बस अंतर क्या देखना है हमें कि इंडिविजुअल रिसोर्स वो हो गया जिसको आप मतलब फॉर एग्जांपल मेरा घर है, ठीक है, तो आप मेरा घर आप किराए पे लेकर के अगर रह रहे हो तब वो पब्लिक रिसोर्स में बन जाएगा। कोई एक घर अगर अगर मैं खुद रह रहा हूं, मैं किसी को किराए पे नहीं रख रहा, मैं किसी को पैसे लेकर के अपने नहीं रख रहा, तो मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है। लेकिन जैसे ही मैंने उसे किराए पे उठा दिया, टेनेंट ले लिया अपने यहाँ, तो फिर क्या हो जाएगा, वो पब्लिक रिसोर्स, क्योंकि लोग पैसे देकर के उसे यूज कर सकते हैं। यस सर, समझ गए? यस सर, यस पब्लिक रिसोर्स के टाइप्स है हमारे पास। पहले चीज होगी कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, ऐसी जगह जहां पर आप यूज कर सकते हो, जैसे आपका गांव का तालाब हो गया, नॉर्मली उसे यूज कर रहे हो बिना पैसों के, ठीक है, बैरियल ग्राउंड्स हो गए, वहां कुछ नहीं करना पड़ेगा, ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया जहां पे आपकी गाय बकरियां जा रही हैं, वो अपना सर विलेज कॉमन्स के अंदर है नहीं सब? है विलेज कॉमन्स के अंदर लिखा हुआ है ना, ग्रेजिंग ग्राउंड्स भी? हाँ विलेज कॉमन्स में, हाँ ठीक है। जैसे आप देखोगे तो यूरिनल हो गए, पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं जो, ठीक है। यस सर, आगे बढ़ेंगे नेशनल रिसोर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि जो चीजें किसी एक नेशन या कंट्री के अंदर आ रही हैं, नेचुरल हो चाहे हो या फिर ह्यूमन हो, वो सारे कैसे होंगे, नेशनल रिसोर्स होंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे बच्चों। एक तो मिनरल्स हो गए, वाटर रिसोर्सेस, ये सब तो आप पढ़ ही रहे हो, सामने सामने बेसिक चीजें पॉलिटिकल बाउंड्रीज में। लेकिन ओशनिक बाउंड्रीज हम अगर देखते हैं तो आपकी जहां पर लैंड खत्म हो रही है वहां से 12 नॉटिकल माइल यानी लगभग 20 किलोमीटर, 19-20 किलोमीटर के बीच में सर 22.2 है एनसीईआरटी, नॉटिकल माइल बढ़ गया है ना इस तरफ से, इसलिए उसमें 22 किलोमीटर हो गया है, ठीक है। फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज द टेरिटोरियल वाटर, इसको ये आप उसके खुद के कंट्री के हो गए। जब आप हाँ बेटा सर डिफरेंट कंट्रीज के जो ये होते हैं ओशियानिक एरिया, वो एक दूसरे से वो नहीं कर सकते कोइंसाइड? ये सर ये पूछ रहा था मुझे, पाकिस्तान और इंडिया, नहीं देखो इंडिया पाकिस्तान से बांग्लादेश, अगर ऐसा होता है ना तो लोग क्या करते हैं, आपस में टेरिटरी डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, कि यहां तक आपकी टेरिटरी है और यहां के बाद हमारी टेरिटरी है, ठीक है, जहां क्लैश का जहां पर वो आती है चीजें, ठीक है, और जहां पर कोई नहीं है वहां पर 20 किलोमीटर तक आपका है। हाँ बेटा सर किसी रिसोर्स की अगर ओनली एस्थेटिक वैल्यू हो तो क्या हम उसे मतलब रिसोर्स कंसीडर करेंगे? क्या चीज बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर जैसे कि जो फॉर एग्जांपल डॉग्स इस्तेमाल होते हैं सर, उनकी बस एक एस्थेटिक वैल्यू है कि वो उन्हें लोग अपने साथ रखना पसंद करते हैं, तो सर फिर क्या हम उन्हें रिसोर्स मानेंगे? देखो अब वही बात है, थोड़ा सा अंतर, आप क्या उससे गार्डिंग नहीं करवा रहे हो अपने घर के लिए, अगर डॉग्स की बात अगर कर रहे हो तो? नो सर, बस वो और सर इसे सिर्फ रख भी रहे हैं तो अपने मतलब उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट भी तो हो रहा है, तो उसके साथ हम खेल रहे हैं, तो एक तरह से वो हमें इमोशनल सपोर्ट भी दे रहा है। कॉपी रखने हैं बस अपने वो एस्थेटिक वैल्यू फॉर एग्जांपल इमोशंस इन सब के लिए, तो सर इसे हम रिसोर्स कंसीडर करेंगे? देखो अगर आप उसे यूज कर रहे हो किसी भी तरह से तो वो रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में पंखा लगा हुआ है, ठीक है, पर आप उसे यूज ही नहीं कर रहे हो तो वो किस तरह का रिसोर्स है? सर डॉग हमारे इमोशनल नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। आप जिस चीज को उसमें आपने हमने बेसिक चीज क्या
नीड, ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करे। आपको नीड ही नहीं है, आप हो, कंसीडर करेंगे। आप बैठे हुए हो यूरोप के किसी ठंडे जगह पर, आप जिनेवा विनेवा के आगे ठंड में स्विट्जरलैंड में पड़े हुए हो, आपने घर में एसी लगवा रखा है, क्या फायदा उसका? वो रिसोर्स है ही नहीं आपके लिए। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर, यस। यस सर। वो आपकी नीड को सेटिस्फाई करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तभी जाके कुछ होगा। ओके सर। ठीक है, तो अगर आप उसे नीड सेटिस्फाई कर रहे हो आपकी, अगर फॉर एग्जांपल आपने उसे गार्डिंग के लिए रख रखा है, आपने और भी किसी चीज के लिए उसे रख रखा है, तो ठीक है। जैसे कुछ लोग गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, तो उनका अपना, तोते पालते हैं, पक्षी, मछलियां पालते हैं। सो इफ दे आर फुलफिलिंग देयर सम रिसोर्सेज, हम उसको कोई नीड सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑब्वियसली वो रिसोर्स है, अगर वो नहीं कर रहा है तो कोई रिसोर्स नहीं है। ठीक है, जैसे घर में बच्चा हो गया, आपके छोटा बच्चा है, तो वो कोई रिसोर्स थोड़ी है, लेकिन ह्यूमन तो रिसोर्स होता है। तो वही है, अगर वो आपकी नीड सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आपका रिसोर्स है, और अगर वो नहीं कर रहा है तो वो आपका रिसोर्स नहीं है। क्लियर है क्या बच्चा? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल रिसोर्स, नो मैंस लैंड, फ्री जोन इन द वर्ल्ड दैट बिलोंग्स टू ऑल नेशन आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इस तरह के रिसोर्सेज जो, जहां पर कोई नो मैंस लैंड समझते हैं ना, वो एरिया जहां पर किसी भी जहां पे कोई आदमी नहीं होता, हाँ, किसी कंट्री का कोई होल्ड नहीं है, कोई आदमी नहीं है वहां पर। ठीक है, दूसरा फ्री जोन, वो एरिया जहां पर किसी भी कंट्री को मतलब एक्सेस करने का तो वो है, लेकिन वो किसी के नाम पर वो नहीं है फिक्स्ड, तो वो सब इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहला रहे हैं। ठीक है, अपना ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल। सर नो मैन का मतलब वहां पे कोई ह्यूमन बीइंग नहीं रहता। बेसिकली ह्यूमन बीइंग रहता नहीं है बेटा, वहां पर ह्यूमन बीइंग जाता नहीं है। दोनों में अंतर है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो अगर दो कंट्रीज आप देख लो, ठीक है, कुछ कुछ कंट्रीज आपने ऐसे देखे होंगे, कभी कभी फेसबुक पे इधर उधर आ जाता है, जिसमें आप बाउंड्रीज अगर देखोगे उन कंट्रीज की, तो सिर्फ एक सड़क है, नॉर्मल सड़क है, उस पर सिर्फ सफेद लाइन बनी हुई है पेंट से, और वो दो अलग अलग कंट्रीज हैं। यहां तक कि आप देखोगे तो उसमें कोई सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सर इंडिया और नेपाल पे भी तो है, नेपाल के इंडिया नेपाल में भी है, हालांकि वहां पे पुलिस गार्डिंग रहती है, फिर भी भूटान इंडिया में भी ऐसा ही, वहां भी थोड़ी बहुत गार्डिंग रहती है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे भी होते हैं जिनमें, और यूरोप के तो खास तौर से ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें कोई वो है ही नहीं, आप सीधे चले जा सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप पोलैंड से निकल के स्विट्जरलैंड में पहुंच गए, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैंने पढ़ा था कि रोड के एक साइड दूसरी कंट्री और दूसरे साइड दूसरी कंट्री। एग्जैक्टली, बिल्कुल जैसे वैसे जैसे आपने यहाँ पर, आपने इंडिया में देखा है स्टेट्स में भी पुलिस होती है। आप जब दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाओगे तो वहां हरियाणा पुलिस है। सर तो इसमें खतरा नहीं होता लोगों को कि अगर वो किसी और देश में चले गए तो उनके साथ क्या होगा? आप एक बात बताओ बच्चा, कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जो युद्ध में विश्वास नहीं करते हैं। हर कंट्री थोड़ी ना इंडिया पाकिस्तान की तरह से लड़ने में रह रहा है, और हम तो फिर भी नहीं लड़ते। इंडिया ने तो कभी भी किसी पर अटैक नहीं किया। पाकिस्तानी ओनली अटैक अस। हाँ सर, ऐसे जैसे अभी इसने कहा ना एक खतरा नहीं होता, तो सर एक मूवी भी है सरबजीत, उसमें भी यही दिखा रखा है सर। नहीं बेटा, मूवीज तो चलो हो सकती हैं, अलग अलग तरह की होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं मूवीज पे, तो वी कैन नॉट। हाँ, ये इतना जरूर है कि वो एक ट्रू इंसिडेंट पे है, और सरबजीत नाम के एक व्यक्ति थे जो यहाँ से वहां चले गए थे एंड ऑल, वो सारी चीजें हैं। बट पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो ये कहते हैं कि ये जो व्यक्ति था वो इंडियन स्पाई था। इंडिया कहती है कि वो ही वाज जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन, कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो एक अलग लॉजिक है, उस पर नहीं जाएंगे हम। नॉर्मल बातें अगर हम देखते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें आप सीधे सीधे आप सड़क पार कर सकते हो, आपको कोई मतलब वो भी करने की जरूरत नहीं। शायद पोलैंड और स्विट्जरलैंड में ऐसा है। यहाँ तक कि कुछ कंट्रीज तो ऐसे जिनकी अपनी आर्मी भी नहीं है, यूएन की आर्मी है जो उन्हें गार्ड करती है। स्विट्जरलैंड आप देख लो, उनकी अपनी कोई आर्मी नहीं है। सर जापान की भी नहीं है। सर जापान भूटान, यूएस अमेरिका प्रोटेक्ट करता है। तो फिर आप बताओ मेरे को, इस तरह की चीजें हैं। तो हर आदमी थोड़ी ना पागल है इस चीज। आपने लास्ट टाइम 9th में हिटलर पढ़ा था, नाजिज्म एंड हिटलर? यस सर, पढ़ा था, मेरा फेवरेट चैप्टर था वो। हाँ, वो ज्यादातर बच्चों का फेवरेट होता ही है, क्योंकि इस बच्चों को ना खून खराबा पसंद होता है। मेरा तो फेवरेट नहीं था। यस सर। एक्चुअल में क्या था कि देखो, उसमें हम छोटी सी बात याद करेंगे। तो हिटलर का जो नाजिज्म का जो फिलॉसफी था वो ये कहता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा एरिया अपने यहाँ ऑक्यूपाई कर लूं, एक्वायर कर लूं, ले लूं।
रिसोर्सेज ले लूं वहां से, रिसोर्सेज से मेरे पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीपल आएगा, अगेन मैं स्ट्रॉन्ग पीपल को यूज करके फिर और एरिया ले लूंगा। यही तो लॉजिक था उसका। यस सर, एक्सपेंशन ऑफ लैंड। विस्तारवाद। हाँ, चलो ठीक है, समझ में आ गया, मुझे पता है तुम्हें याद है सबको। याद है सर हमें। हाँ, वेरी गुड फॉर दैट, थम्स अप। मैं बेसिकली बस ये समझाना चाह रहा था कि उसका लॉजिक ये था कि जितनी ज्यादा जमीन उतना ज्यादा रिसोर्सेज उतना ज्यादा फायदा। अब एक बात बताओ, उसके खुद के पास एक बहुत, अगर हम जहां देखें अपने उसमें इंडियन पर्सपेक्ट में, तो पाकिस्तान के साथ अधिकतर हमारी सबसे ज्यादा लड़ाई जो हुई है पाकिस्तान के साथ हुई है। 3 वॉर और छोटी मोटी लड़ाइयां तो रोज चलती रहती है। यस सर। अब पाकिस्तान सबसे ज्यादा किस एक स्टेट के पीछे पड़ा है कि ये हमें दे दो, किसके पीछे पड़ा? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। वो स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी हो गई। हाँ ठीक है बेटा, वो लेकिन उसके हिसाब से तो वो स्टेट के पीछे पड़ रहा था। चलो ठीक है, यूनियन टेरिटरी हो गया, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ कि अगर रिसोर्सेज के हिसाब से देखा जाए, मेरा बेटा सुन तो लो, अगर रिसोर्सेज के हिसाब से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में उतने रिसोर्सेज नहीं है जितने उसके अपने स्टेट बलूचिस्तान में है, राइट? लेकिन अगर उसको ढंग से वो यूज ही नहीं कर पा रहा है तो बेकार। आपको पता है इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जो कि जिसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स एंड रिसोर्सेज पाए जाते हैं, पता है? झारखंड। सर उड़ीसा में होती है ना? झारखंड, मध्य प्रदेश भी अच्छा खासा है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे तो गुजरात में भी काफी ज्यादा ऑप्शंस है हमारे पास, राजस्थान में भी है। सब प्लेट्यू रीजन्स में आता है ना, और प्लेट्यूज में ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर मिनरल्स में देखें तो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से झारखंड ही है, ठीक है? जैसे झारखंड में बहुत सारे भी मैग्नीशियम भी सारे ऐसी आती है। सुनो, तो अगर देखा जाए तो उसे अटैक किस पे करना चाहिए? झारखंड। वो जा रहा है वहां पे जहाँ रिसोर्सेज कम है। पहाड़ों में क्या रिसोर्सेज लेगा वो उतने? सर वो टूरिज्म बढ़ता है, वहां पे सर यूरेनियम मिल सकता है। तो टूरिज्म बेटा, उसके पास जो एरिया है ना, जो जम्मू कश्मीर स्टेट का, उसके पास जो एरिया है वो भी कम सुंदर नहीं है, वो बहुत सुंदर है, पर उसे वो यूज ही नहीं कर रहा है। अगर उसे टूरिज्म ही देना है तो टूरिज्म अपने आप देते ना सर, उसे यूरेनियम मिलेगा ना सर वहां से। सर उसके पास इतना दिमाग नहीं है सर यूरेनियम का। बहुत सारे यूरेनियम इंडिया भी तो यूज कर रहा है वहां से। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, यानी डेवलपमेंट के स्टेटस के बेसिस पर हमारे पास कितने हैं, ठीक है? तो पहला हो गया हमारे पास पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। अब किसी एक रीजन में वो मिलते हो रिसोर्सेस, ठीक है, लेकिन वो अभी यूटिलाइज नहीं हुए हैं, ठीक है, या फिर एक्सप्लॉइट हो चुके हैं, वो क्या कहलाते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स। वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. ये ऑलरेडी सबको पता है। गुजरात और राजस्थान में अगर हम देखेंगे तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के लिए हमारे पास बहुत इमेंस ऑफ चांसेस है हमारे पास, ठीक है। यहां तक कि आप देखोगे तो थोड़ा तो वाटर रिसोर्सेज के भी ऑप्शन है हमारे पास। गुजरात में जो तो सर वो रिसोर्सेज यूज क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है बाबू। तो फिर अगर इक्विपमेंट तो फिर वो स्टॉक में आने चाहिए। नहीं, अंतर है दोनों में। देखो हम अभी हम उसकी पोटेंशियल हम लोग उसे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो, देखो होता क्या है कि वो स्टॉक में हम लोगों ने इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि हमें पता है कि कुछ चीजें ये रिन्यूएबल हैं, ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड हो गया, इसलिए हमने पोटेंशियल। सर आगे समझ, ठीक है। पोटेंशियल में वो है जिनकी और कंट्रीज के पास है टेक्नोलॉजी, लेकिन स्टॉक में वो है जिनकी टेक्नोलॉजी किसी के पास भी नहीं है। गुड, ठीक है। डेवलप्ड रिसोर्सेज की अगर हम बात करेंगे, रिसोर्सेज विच यूटिलाइज्ड एट प्रेजेंट, देयर डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी, क्वांटिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चरल स्टेटस ऑफ अ रीजन आर अलाइड, कॉल्ड होगा बेटा शायद ये अलाइड डेवलप्ड रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज विच कैन बी यूजिंग, विच वी आर यूजिंग और यूटिलाइजिंग एट प्रेजेंट, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो डेवलप्ड हो चुके हैं, जिनके हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जिनकी क्वांटिटी हमारे पास है, क्वालिटी अच्छी है, वो हमारे लिए कल्चरल स्टेटस के लिए यूज करने लायक है, जिन्हें हम या फिर यूज कर रहे हैं।
वो डेवलप्ड रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। नेक्स्ट आ गया स्टॉक। रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट बट नॉट एक्सेसिबल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड स्टॉक। मतलब ये हम यूज ही नहीं कर सकते, ये हम किसी भी, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है उस लेवल पे। ठीक है, हमारे पास ही नहीं, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में उसे नहीं एक्सेस किया जा सकता। ठीक है, करेक्ट सर। water is a compound Okay, of sir. two inflammable Yes, gases, sir. hydrogen and oxygen, which can be used as a rich source of energy, but we do not have the required technology, know how to use them for this purpose. अब एक बात देखो सर, लेकिन रॉकेट्स में तो सर हाइड्रोजन, मतलब बर्निंग हाइड्रोजन का यूज किया जाता है उसमें, तो सारी पानी लिक्विड दी हाइड्रोजन। जा रही है बेटा। वो पानी से थोड़ी ना बनते। ये कह रहा है कि पानी को जो दोनों गैसेस हैं उनको हम अलग कर लें। देखो इतना सारा पानी है हमारे दुनिया में, राइट, विच वी कैन नॉट ड्रिंक। ठीक है, अगर हम उसे टेक्नोलॉजी के बेसिस पर दो ऐसी गैसेस में बदल दें जिनका बहुत हमारे पास यूज है, हाइड्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑक्सीजन भी। यस सर। ठीक है, तो हम दोनों ही गैसेस को यूज करके उसको काफी ज्यादा चीजें कर सकते हैं, पर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है, हम जानते ही नहीं कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, रिजर्व्स की बात कर रहे हैं। रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट टेक्नोलॉजी बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड आर कॉल्ड रिजर्व्स। ऐसे टेक्नोलॉजीज और ऐसे रिसोर्सेज जिनकी टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है लेकिन हम उन्हें अभी यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्रिजर्व कर दिया हमने। हाँ, वो हमने वो प्रिजर्व करके रख रखा है, तो क्योंकि हमें पता है कि भाई आने वाले समय पर चीजें ज्यादा खराब हो सकती है, तो वी कैन यूज देम लाइक फॉर देयर। तो जैसे ऐसी चीजें जिनको हम, जैसे हमारे रिवर्स हो गई, वो हम उन्हें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं, बट वो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही यूज कर रहे हैं, हम उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वाटर हो गया डैम्स में, या फिर फॉरेस्ट हो गया। फॉरेस्ट भी हमारे पास ऐसी चीजें जिसे हम अभी यूज कर सकते हैं लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। क्लियर है? सर स्टॉक का कोई और एग्जांपल बता दो। स्टॉक का कोई और एग्जांपल? स्टॉक का कोई और एग्जांपल? अच्छा, लेट मी थिंक। सर कुछ हद तक तो हम न्यूक्लियर एनर्जी में जो ऐसे समझो, चलो एक और चीज है कि हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन। सुनो सुनो सुनो, हाँ वो भी है, लेकिन ये भी मैं तुम्हें और टफ बता रहा हूँ। ठीक है, हम जो सांस ले रहे हैं, ठीक है, इससे कौन सी गैस निकलती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है जो कि बहुत सारी चीजों में यूज की जा सकती है। ठीक है, पर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम जो एनवायरनमेंट में ह्यूमंस के थ्रू जो गैस निकल रही है उसे हम यूज कर लें। कुछ समय पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, शायद जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जिसने जो ह्यूमन गैसेस यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ गोइंग टू वॉशरूम, तो उस गैस को वो ऐसे टॉयलेट्स बना रहे हैं कि उस गैस के थ्रू वो किचन गैस में उसे यूज कर सके। हालांकि इंडिया में ये सोच अभी बहुत पीछे है। ठीक है, हम लोग तो कहेंगे हैं वहां की गैस को किचन में कैसे यूज करेंगे, हाँ अच्छी अच्छी, बट दे आर यूजिंग इट, राइट। काफी अच्छा दिमाग लगाया है। हाँ, सी it's not about how you get it, it's about like how well you utilize it, right? यस सर। सर कुछ Clear हो गया? कार्बन करके भी थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। बेटा आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है, मुझे सुनाई नहीं दिया आपने क्या बोला। सर अब ऑडिबल हूं? हाँ, थोड़ा बहुत बहुत लो वॉइस आ रहा है, बोलो, फिर भी बोलो। सर कुछ कंट्रीज में गार्बेज का यूज करके थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है, फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड में। हाँ, पर बेटा वहां कोई उसे हम यूज तो कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं तो यूज कर रहे हैं ना, तो हम इन्हें कहाँ रखेंगे? पोटेंशियल रिसोर्सेज में। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं है। लेकिन स्टॉक तो सर वो जो कहीं भी यूज नहीं किया जा सकता, कहीं भी, पूरे दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। तो सर मतलब कूड़ा भी एक रिसोर्स होगा, मतलब जैसे उसने बताया कि थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मतलब उनके लिए कूड़ा भी रिसोर्स हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एनीथिंग दैट, देखो मैं वही बता रहा हूँ, जिस चीज को आप यूज करके अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हो वो रिसोर्स है। ठीक है, ओके सर। गैस के काम आता है सर, गोबर गैस के। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सुनने में आ रहा है कि आप इंडिया में ऐसे प्लांट्स आएंगे। आपने गाड़ियां देखी जो सीएनजी के बेसिस पे चलती हैं? यस सर, यस सर।
ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है कि गोबर गैस प्लांट्स एल्यूमिनियम चलाई जाएंगी। सर, अब एल्यूमिनियम से भी बोला है, एल्यूमिनियम को सर ब्रेक वो करके मेल्ट करके जब उसके अंदर डाला जाएगा वाटर के साथ। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वही चीज है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नाउ डेवलपमेंट ऑफ resources are vital for human survival as well as the maintaining the quality of life. It was believed that the resources are free gift of nature. As a result, human beings use them indiscriminately, and this has led to many major problems. अब ये सिंपल सी बात है यार, देखो हम लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि सोलर एनर्जी हमारे लिए वो अनलिमिटेड टाइम तक अवेलेबल है, पर क्या ये सच है? नहीं। अभी हमें पता चला है कि जैसे जैसे सूरज पे से हीलियम खत्म होती जाएगी, हाइड्रोजन खत्म होती जाएगी, सूरज खत्म होने लगेगा। ठीक है, और खत्म होने लगेगा तो पता है आपको, पता है क्या हो रहा है कि सूरज का और हमारे बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यस सर, ग्रेविटेशन फोर्स कम होता जाएगा। हाँ, और दूसरी एक और चीज है, सबसे बड़ी चीज, वो हो जाएगा ब्लैक होल में कन्वर्ट। और जब वो ब्लैक होल सर, ब्लैक होल तो सर डेंस तो की वजह से हो जाता है वो। हाँ, जब कोई चीज बहुत ज्यादा डेंस हो जाती है तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं। वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, अपने आसपास के जितने प्लैनेट्स और वो है ना, सैटेलाइट्स और ये सब चीजें, सबको निकल जाएगा। सर डेंस हो तो सर उसको पास आना चाहिए ना प्लैनेट्स को, सर दूर क्यों जा रहे हैं पहले प्लैनेट? नहीं, अभी दूर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अच्छा समझो, ऐसे समझो कि आपके पास अब एक बॉल है, बड़ी सी बॉल है, ठीक है, ऐसे समझो, ठीक है, वो बर्फ की बॉल है, ठीक है, उसका वाटर हल्के हल्के यूटिलाइज होता जा रहा है, तो वो बॉल बड़ी हो रही है कि छोटी हो रही है? सर छोटी। तो जब वो बॉल छोटी हो रही है तो वो किसी दूसरी बॉल से उसका डिस्टेंस घटेगा कि बढ़ेगा? दोनों जगह अपनी जगह फिक्स है, तो वो डिस्टेंस घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा सर, घटेगा। घटेगा ना, तो वही हो रहा है। नहीं, घटेगा नहीं, बढ़ेगा बेटा डिस्टेंस। तो सॉरी सर, वो घटेगा पर डिस्टेंस बढ़ेगा। साइज घटेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा ना। हाँ, साइज घटेगा और डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ेगा ना, लेकिन जब वो ब्लैक होल में बदल जाएगा तब वो चीजों को अपने पास खींचने लगेगा, खींचने लगेगा, फिर डिस्टेंस कम होने लग जाएगा। फिर डिस्टेंस कम होता जाएगा। बट तब तक तो प्लैनेट्स तो बहुत दूर हो जाएगी ना, तो उसको खींचने में तो खींच नहीं पाएगा शायद। अच्छा सर, नहीं सर, ब्लैक होल बहुत पावरफुल होता है, उससे लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती, बहुत दूर से। क्या समझ रहे हो? सर उसकी एस्केप स्पीड टू 10 टू द पावर चली गई तो ब्लैक होल कोई मैग्नेटिक फोर्स यूज नहीं करता है। आप सोच रहे हो कि वो हल्की फुल्की मैग्नेटिक फोर्स यूज करेगा? अगर हम उसके एरिया से बाहर निकलेंगे, गैलेक्सी से आ जाता है। सर बहुत साइंटिस्ट ये कहते हैं ब्लैक होल नहीं करता, कुछ है ही नहीं। हाँ, चूंकि अभी सामने आया नहीं है ना, इसलिए। नहीं सर, ब्लैक होल की इमेज आ चुकी है, न्यूज़पेपर फोटो भी आई थी, इमेज आ चुकी है यार। देखो इमेज आई है, मैं देखो जब देखो नासा वाली बात है। अब एक बात बताओ, आपको पता है ना कि चांद पे पहला पैर किसने रखा था? यस सर, नील आर्मस्ट्रांग। चाइना ने रखा था। वैसे जो अमेरिका का जो फ्लैग है ना सर, वो अभी तक हिल नहीं रहा, वो हिलता हुआ दिख रहा है, वहां पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं। मेरी बात सुनो, जब रशिया और चाइना दोनों राइवल कंट्रीज होते थे एक समय पर, आज भी हैं लेकिन तब थोड़े ज्यादा होते थे, तो सर आज सर रशिया और चाइना तो दोनों में हमेशा कम्युनिज्म। सॉरी, रशिया और चाइना बोल रहा हूं, रशिया और यूएसए। ओके सर। तो रशिया और यूएसए जो राइवल कंट्रीज होते थे, तो रशिया ने ये प्लान किया कि हम चांद पर आदमी भेजेंगे, अपना ह्यूमन भेजेंगे। लेकिन चूंकि अमेरिका को ये दिखाना था कि वी आर एडवांस देन यू, उन्होंने अब वहां पर उसको भेज दिया, ठीक है, अपने स्पेसक्राफ्ट को। रशिया आज भी ये कहता है कि इट वाज अ फेक मिशन, वो इमेजेस जो हैं वो फेक हैं, ठीक है। यस सर, इमेजेस हैं जो कि वो फ्लैग है, वो हिलता हुआ दिख रहा है, इसलिए बोलते हैं। बहुत सारी चीजें, एक फ्लैग ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं बेटा, ठीक है। वो हिलता हुआ दिख रहा है, वो फ्लैग जो है वो खुला हुआ है। सुनो, वो फ्लैग जो है ना वो पूरी तरह से खुला हुआ है, वो जैसे वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ वही। हाँ, लेकिन वो ये कह रहा है कि यूएस ने ये कहा कि हम लोगों ने इसमें वायर लगा दिया था ताकि ये दिखे, हमें पता था कि वहां पर ऐसा होने वाला है, वहां पर कोई एयर कुछ नहीं होगा जिसकी तरह से होस्ट करे तो अजीब लगेगा, तो हमने ऑलरेडी वायर कर दिया था इसको, ठीक है। तो अलग अलग दावे हैं, साइंस जब तक मैं नहीं मानूंगा तब तक बहुत सारी चीजें सामने क्लियर नहीं आ जाती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे।
अब थ्योरी दे रखी है अच्छी से। लंबा टॉपिक हो जाएगा ये। हाँ हाँ हाँ, इधर आ जाओ बेटा फटाफट से, अब उससे छोड़ो। The difference between potential resource and reserves. Sir, तो फिर potential बताना पड़ेगा resource और तुम्हें। reserve में difference. अब ये देखो, रिजर्व्स हो गए वो चीजें जिन्हें हम यूज तो कर सकते हैं पर हम अभी यूज कर नहीं रहे हैं, ठीक है। जैसे हम फॉरेस्ट से पेड़ काट के अपने घर में यूज कर सकते हैं ना उनका, लेकिन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम उन्हें सेव कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, रिजर्व करके रख रहे हैं, ठीक है। बट सर डिफोरेस्टेशन तो कहते हैं बहुत ज्यादा हो रही है इंडिया में, 3 मिलियन समथिंग, जितना कि मतलब बहुत हो रही है। बेटा हो रही है तभी तो उसे रोक रहे हैं कि ना हो। बट सर तभी कहते हैं तभी कि तो वो उसके रेट रिजर्व की ज्यादा, कैटेगरी में आ गया तुरंत। सर अभी भी कहते हैं ना कि उसके रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब कम का तो लग नहीं रहा। बेटा स्लोली स्लोली चीजें होती हैं, ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन में ही सब कुछ कर लेंगे। वैसे भी इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्लो प्रोसेस थिंग्स, ठीक है। धीरे धीरे चीजें होती हैं, धीरे धीरे हो जाएंगी। अभी हमें भी नहीं पता है ना बहुत सारी चीजें। ह्यूमन जो है, आप देखो कि आज मैं एक पेपर में पढ़ रहा था कि गैंगेटिक जो अपनी डॉल्फिन है ना, वो कोई खतरनाक एनिमल नहीं होती, बिल्कुल खतरनाक एनिमल नहीं होती, बहुत ह्यूमन फ्रेंडली होती है, बहुत इंटेलिजेंट होती है, इनफैक्ट उसका आईक्यू काफी अच्छा होता है। तो क्या होता है, 10-20 लोग मिलते हैं और उन्होंने उसे डंडों से कुचल कुचल के मार दिया। नाउ आस्क देम कि क्या वो तुम्हें मारने जा रही थी, क्या वो तुम्हें खा रही थी? यस सर, और ऐसे ऑलरेडी एलिफेंट एक ऐसी एक वो है जो स्पीशीज जो यूजुअली गैंगेटिक डॉल्फिन्स तो ऑलरेडी कम हो रही हैं, जैसे वो तो इंडेंजर्ड में है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है। तो अब यही सोचने वाली बात है, लोगों को समझ की बात है बेटा, ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से, इसको टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना। प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये चीज हम जो ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं वो यही सर है। आपने डिफरेंस में समझाया ही नहीं पोटेंशियल रिसोर्स और रिजर्व में। तो बताया नहीं क्या मैंने? देखो मैंने आपको बताया रिजर्व जो चीजें जो हम यूज कर सकते हैं लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिन्हें हम यूज ही नहीं कर सकते। सर पर जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी ये तो हमें आता है यूज करना। आता तो है लेकिन उसका हम क्या 100% यूटिलाइजेशन कर पा रहे क्या? छोड़ो 100%, 50% भी कर पा रहे क्या? सर तो हम चाह के नहीं कर रहे हैं ना, पर हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है ना वो करने की। नहीं 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 नहीं, टेक्नोलॉजी उस लेवल पे नहीं है बेटा कि हम पूरा उसे यूज कर लेना। हमारे पास इक्विपमेंट्स है ना, मशीनरी है ना, ह्यूमन पावर है हमारे पास, कहां से कर लेंगे? जब हमारे पास उस लेवल की हमारे पास इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, मशीनरीज आ जाएंगी, तब हम कहेंगे ना कि हम इसे यूज नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास ऑप्शन तो है, हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज नहीं कर रहे। अभी तो नहीं है हमारे पास उतना। क्लियर? ओके सर। आपके पास एक गिलास पानी है, ऐसे समझो आपके पास पानी है लेकिन आप उसे पी नहीं रहे हो, ये रिजर्व हो गया। आपके पास बर्फ है जिसमें से आप पानी पी सकते हो एक गिलास, लेकिन उसके लिए आपको उसे पिघलाना पड़ेगा। तो आप उसे एनवायरनमेंट के थ्रू थोड़ा तो पिघला रहे हो, तो बूंद बूंद करके पानी पी सकते हो, लेकिन क्या आप उसे पूरा पी पा रहे हो एक गिलास पानी को, बर्फ को? नहीं। वो कैसे होगा? आप गैस जलाओगे, उसे पानी को बॉईल करोगे तब पी सकते हो, ठीक है। वो गैस नहीं है आपके पास, अब क्या करोगे? तो वो हो गया पोटेंशियल। सर पर अगर वो एक्सट्रैक्टेबल ही नहीं है तो रिसोर्स ही नहीं हो सकता ना। क्या चीज? सर अगर हम उसे एक्सट्रैक्ट करके यूज ही नहीं कर रहे तो फिर रिसोर्स कैसे कह यूज सकते नहीं कर रहे लेकिन यूज कर सकते हैं ना, और थोड़ा बहुत तो कर ही रहे हैं, और हमें पता है कि हमारे यूज आने वाला है, क्योंकि जब तक यूज हमारे आने वाला है वो तो रिजर्व में आ जाता है ना। हाँ तो बेटा रिजर्व में नहीं आता है, रिजर्व में वो आता है जो आपके अब यूज कर सकते हो लेकिन आप इसे यूज कर नहीं रहे हो। सोलर एक सेकंड, पहले तो ये बताओ बच्चा है कौन सा जिसका ये क्वेश्चन है? सर उत्कर्ष। अच्छा उत्कर्ष, ठीक है। उत्कर्ष, उत्कर्ष ऐसा है बेटा, सुनो फिर से समझने की कोशिश करो, ठीक है। नहीं सर अब समझ में आ गया। आ गया पक्का? यस सर पक्का आ गया। देख लो, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगा। नहीं सर आ गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यस प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, ठीक है, वो हम देखेंगे। कोई बच्चा पढ़ेगा मेरे लिए इसको? सर यस
वैभव, तो मैं पढ़ूं? यस सर। वैभव से पढ़वाता हूँ, वैभव से पढ़वाऊंगा। यस पढ़ो सर। बेटा। Okay, sir. Problems arising due to over-exploitation of resources. Point 1. Depletion of resources for satisfying the greed of few individuals. Point 2. Accumulation of resource in few hands, which in turn divided the society into two segments, that is, have and have-nots, or rich and poor. Point number 3. Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises or imbalance. For example, global warming, ozone layer depletion, environmental pollution, sustainable development. बस Point बस one. बस रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, Should पहले take place without damaging the वैभव environment. वैभव वेट, वैभव एक सेकंड रुक जा, पहले से तो देख ले। हाँ अच्छा, विशेष, यस सर। विशेष जरा बताओ क्या मतलब हुआ जो इसने पढ़ाया हुआ हमने। सर डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स मतलब सर जो लोग सर ऐसे होते हैं सर, मतलब रिसोर्स मतलब वो कंज्यूम कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो सर उनके लिए सर मतलब वो यूज़ कर लेते हैं, सर रिसोर्स बचते नहीं है। देखो सर क्या उनकी होता वजह है, से ऐसा होता है। जो अपने लालची टाइप के लोग होते हैं ना, खास हम भी, हम अपने आप को, हम सिर्फ उसे लालची किसी उसमें मत समझो, हम लोग भी इसी तरह पर ऐसे हैं कि हम अपनी ग्रीड के लिए हम क्या करते हैं, हम रिसोर्सेज को डिप्लीट इतना यूज कर लेते हैं कि उनका डिप्लीशन हो जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो किसी किसी लोगों के हाथों में चले जाते हैं। ठीक है, प्राइवेट फर्म्स होती हैं, कोई कंपनीज होती हैं, वो उन पे कब्जा कर लेती हैं। ठीक है, अब वो उन्हीं के हाथ में जाते हैं, फिर उनकी वो होती है कि वो उनसे बहुत ज्यादा उसको वो यूज करना शुरू करते हैं, एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और उसको बहुत महंगे उसमें बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, उसकी वजह से सोसाइटी के दो सेगमेंट बन जाते हैं, जो उसको यूज कर सकते हैं और जो उसको यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ मनी और बिकॉज ऑफ द प्राइस, जिनको हम आमतौर पर गरीब और अमीर कहते हैं। ठीक है, अब इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस और इम्बैलेंस। अब इसलिए इतना सारा जो अगर हम ये इसको अंधाधुंध हम लोगों ने उसे यूज किया है, तो कुछ इकोलॉजिकल क्राइसिस और इम्बैलेंस हो गया पूरे नेचर में। क्या, जैसे कि एग्जांपल क्या है उसके, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद हमारा ओजोन लेयर डिप्लेशन बढ़ रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आंसर डिसीज भी होगी इसमें। सर वाटर लेवल तो घटता जा रहा है। ना 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 बेटा, आप ओशंस लेवल देखोगे ना, सर बढ़ रहा है सर। ये सर ओशन सर लेवल जो आइस कैप हो रही है और कोस्टल जो एरियाज आइस में है वो मैं वाटर लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं वाटर, मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। सर क्वांटिटी तो बड़ी घट नहीं सकती, जितना पानी है उतना ही रहेगा हमेशा। हाँ, बट ओशनिक लेवल बढ़ रहा है, ओशनिक लेवल बढ़ रहा है, बिल्कुल। ओशन नहीं से सर बीमारियां मैंने आ रही अंडरग्राउंड के रेस्पेक्ट में कहा, हाँ हैं, वगैरह आ रही हैं। सर सर मैंने उसने ग्राउंड वाटर कह दिया था। अच्छा, चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। मालती पढ़ो। Okay, sir. Sustainable development. Economic development should take place without damaging the environment. Needs of future generation should be kept in mind. It means development in the present should not compromise with the needs of the future generation. ऑलराइट, उदय यस सर। बताओगे क्या है इसका मतलब? यस सर। सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस टर्म का मीनिंग ये है, जो एक ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे और हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस की नीड है उनको भी ये फुलफिल करे। ये नहीं कि हम फ्यूचर जनरेशन का जो वो उनकी नीड को हम अभी ही इतना यूज कर ले कि वो यूज ना कर पाए। ये बात तो सही है तुमने कह दी। बेसिकली देखो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा यूज होता है किसी भी चीज का कि जिससे या तो वो बहुत स्लो प्रोसेस में यूज हो या फिर हम उसके साथ के साथ रिन्यू करते जाएं तो वो उसका लेवल घटे नहीं। ठीक है, और उसमें साथ में हम क्या करेंगे, विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी एनवायरनमेंट भी खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हमें, आपको शायद मैंने बताया है कि नहीं बताया, शायद 9th में कुछ बच्चों को बताया होगा, फिर से एक बार समझाता हूँ। एक चैप्टर है बेटा 11th क्लास में है शायद, इंग्लिश में, इंग्लिश सब्जेक्ट का। ठीक है, उसमें एक कंट्री है, वहां पर
चिड़ियाघर टाइप का है, ठीक है। उसमें एक केज है, उस केज के बाहर लिखा हुआ है दी वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, ठीक है। पता है कौन सा जानवर है उसमें? सर ह्यूमन होगा। सर ह्यूमन क्या? उसमें एक मिरर लगा हुआ है। यस सर ह्यूमन ही है। हाँ सर ह्यूमन से तो रिफ्लेक्ट, तो उसमें हम रिफ्लेक्ट होंगे, ह्यूमन नहीं, हम रिफ्लेक्ट होंगे अपने आप। पहले तो खुद में हुआ ना हमारा, फिर वो ह्यूमन रेस आई, ठीक है। और ऑब्वियसली मोस्ट डेंजरस एनिमल है भी हम ही है, इंसान ही है, ठीक है, क्योंकि हम सबसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। सर कोई माउस अपना माउस ट्रैप नहीं बनाएगा, पर ह्यूमंस ने न्यूक्लियर और एटॉमिक बम बनाया है हाँ अपने डिस्ट्रक्शन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम खुश हो रहे हैं कि हमारे पास इतने सारे ट्रैप्स हैं। सर हाँ जी सर जिसने इसकी थी लेकिन वो 2 की थे। सर ये इंग्लिश का चैप्टर है? हाँ बेटा इंग्लिश में चैप्टर है ये। ओके सर। हाँ 11th या 12th में चेक कर लेना, जब तुम लोग 11th 12th में जाओगे तब देखना। सर हम तो अपनी इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं अपनी क्लास की, 11 12 की कैसे पढ़ेंगे? अभी थोड़ी ही बोल रहा हूँ, जब जाओगे उसमें तब के लिए कह रहा हूँ। सर इसमें गांधी जी की भी लाइन है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। क्या? यस सर। सर रिसोर्स इज सफिशिएंट फॉर एवरीबॉडी नीड्स बट नॉट फॉर एवरीबॉडी Conservation ग्रीड्स। of resources There depends is sufficient for everybody's need, not for anybody's greed. हाँ हाँ। चलिए इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अफोर्डेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सेसिबिलिटी एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होगा हमारा कि हम उसको फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। नंबर 2 अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हम उसे अफोर्ड कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। फिर हम उसे एक्सेस कितना कर पा रहे हैं, और साथ में हमारे पास उसके लिए टेक्नोलॉजी कौन सी है और इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो आने वाला है। अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो 1992 और एजेंडा 21। कुछ लोग ऐसे होंगे बच्चे जिनको पता होगा ऑलरेडी ये क्या है, ठीक है। तो फटाफट से एक बार इसको रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। सर मैं पढ़ूं? कौन बोल रहा है? सर विशेष। विशेष गोयल, चलो बताओ, पढ़ो बेटा। Okay, sir. In June 1992, more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first International Earth Summit. The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. It is a declaration signed by the world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease, through global cooperation and common interests, mutual needs and shared responsibilities. One major objective of Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21. चलो किसी बच्चे से पहले पूछने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, खुद एक्सप्लेन करेंगे हम। अक्षिता। सर तनिष्का करेगी एक्सप्लेन। तनिष्का से बाद में करवाएंगे, अभी रुको। अक्षिता बेटा, कैन यू हियर मी? नहीं सुन पा रही। अश्मित। Yes, sir. अश्मित एक्सप्लेन कर सकते हो? Yes, sir, I will try. All right, very good बेटा, go ahead. सर जून 1992 में मोर देन 100 हेड्स ने एक इंटरनेशनल अर्थ समिट को ज्वाइन किया था, जिसके अंदर वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड चीजों के लिए उन्होंने एक असेंबली बनाई थी। तो सर उसको एज अ यूएनसीईडी जो थे उन्होंने मतलब उसके अंडर थे वो सब, तो उन्होंने एक डिक्लेरेशन भी साइन की थी और एजेंडा 21 अडॉप्ट किया था, जिससे कि वो 21st सेंचुरी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर पाए। फिर सर एजेंडा 21 के बारे में कि सर वो
जिससे कि पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी हट जाए, डिजीज प्रॉब्लम्स हट जाए और एनवायरमेंटल डैमेज ना हो। तो सर इस सब के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए था, और यही एजेंडा 21 का मतलब मेन मोटिव था। और वो चाहते थे कि वो मतलब बड़ी कंट्री से इवन लोकल गवर्नमेंट भी ये सब अपना एजेंडा 21 अडॉप्ट करे। हाँ, गुड। सर मेरा एक डाउट था सर इंडिया में भी सर डिसेंट्रलाइजेशन इस एक्ट के इस समिट के बाद ही इफेक्टिव हुआ था। हाँ बेटा, कुछ डाउट था वो बताओ। यस सर। सर जो जैसे एजेंडा 21 है, तो ये एजेंडास लिए गए हैं इसलिए 21 नंबर है, फिर जो यहाँ पे लिखा हुआ उसका भी मतलब मान जाएगा 21st सेंचुरी के लिए एजेंडा 21? दोनों ही बेटा। 21 वो बेसिकली सेंचुरी तो है ही, मेन तो सेंचुरी ही है, लेकिन चूंकि उसमें 21 एजेंडास भी थे। ठीक है। जैसे 2015 में एजेंडा 30 भी आया था, उसमें था बाय 2030 फिर उसकी भी उन्होंने अचीवमेंट चाहिए। तो सर मतलब वो भी हम मान सकते हैं कि वहां पे भी 30 एजेंडास हो गए? हाँ, 30 एजेंडास थे। ओके सर। सर ऐसा नहीं मान सकते वो 30th एजेंडा होगा, 30वां नहीं, एजेंडा। तो इससे पहले के कहाँ है? 29th कहाँ है? 27th कहाँ है? 20th कहाँ है? ओके सर। 1st कहाँ है? ठीक है। ओके सर। ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। वहां पर 1992 में 100 से ज्यादा कंट्रीज के हेड्स आए थे। उन्होंने सिग्नेचर किए कन्वेंशन पे कि हम लोग क्या करेंगे, पूरी सोसाइटी को सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हम इस एजेंडा 21 को एक्सेप्ट करेंगे, अचीव करेंगे इसके जो हमारे गोल्स हैं, और 21st सेंचुरी को विल बी मेकिंग अ हैप्पी सोसाइटी टू लिव इन। ठीक है। और उसका एक बेसिक एजेंडा जो मेन ऑब्जेक्टिव वो था, क्या था कि हर एक कंट्री का अपना अपना एजेंडा 21 होना चाहिए। अब इसको अंतर थोड़ा सा समझ लेने वाली बात है बच्चों। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि जहां पर सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। ठीक है। गल्फ कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वहां पर डेजर्ट ही है। तो क्या वहां पर बर्फ को लेकर के कोई एजेंडा चल सकता है क्या? नो सर। नो सर। वहां है ही नहीं, राइट। या फिर अगर हम पहाड़ों वाले कंट्रीज की अगर हम बात करें कि जहां पर सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं, तो क्या हम वहां पर ओशन को लेकर के एजेंडा की बात कर सकते हैं कि वहां ओशन है ही नहीं? नो सर। नो सर। ठीक है। नो सर। सर वहां के अपने एक्सपेक्ट्स होंगे। हर एक कंट्री के अपने अपने एक्सपेक्ट्स हैं, अपने अपने कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अपने हिसाब से अपना एजेंडा 21 बना लीजिए। ठीक है। Now need of resource planning. Now we have to understand this कि हम जब तक कोई चीज प्लान नहीं करते हैं चीजें, तब तक हम उस चीज को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाएंगे। कृष्णा त्रिपाठी, कैन यू हियर मी? यस सर। पढ़ो बेटा। Need of resource planning for sustainable and economic development, for narrowing down the gap between rich and poor, for reducing enormous diversity in availability of resources with help of technology and institution. Example, abundant water resources in Arunachal Pradesh but lack in infrastructural development. Rich cultural resources in Leh but deficient in water resources. अब इसे कौन एक्सप्लेन करेगा? चलो हम देखते हैं किसी बच्चे से। हिमानी प्रसाद। हिमानी, कैन यू हियर मी बेटा? इशिका। बच्चे कहाँ चले जाते हैं ये लोग पढ़ने के टाइम? ओके। Excuse me, sir. हाँ बेटा, अक्षिता। Sir, may I try now? Because sir, at previous I was joining from the PC. That's why my mic was not working. All right, go ahead, try it. यस सर। सर हमें रिसोर्स प्लानिंग इसलिए करनी चाहिए जिससे कि सर हमें एक सस्टेनेबल और एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प मिले, और जो सर हमारा एक गैप रहता है कि रिच और पुअर पीपल के बिटवीन में, सर वो भी हमारा रिड्यूस हो सके। और सर जो हमारी टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस है सर, उसमें भी हमारा डेवलपमेंट हो सके। और सर इसके एग्जांपल्स है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। और सर जैसे लेह है, वहाँ पे सर वाटर मतलब रिच कल्चर नहीं है, लेकिन सर वो मतलब सर रिच कल्चर वहाँ पे है, लेकिन वाटर के रिसोर्सेज में वो इतना मतलब डेवलपमेंट में नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। चलो बच्चा, समझ में आ रहा है बेसिकली क्या है, हम रिसोर्स प्लानिंग क्यों करते हैं?
क्योंकि हमें एक इकोनॉमिक जो हमारा टारगेट है और डेवलपमेंट का या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हमारा टारगेट है उसे हम अचीव कर सकें। ठीक है। दूसरी चीज एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिच और पुअर के बीच का जो गैप हमारे बीच में है, हम पूरे चाहे अगर उसे वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो वो अक्रॉस द ग्लोब हर जगह पर हर कंट्री में ज्यादा या कम एरिया में मिल जाएगा। कहीं पे ज्यादा है, कहीं पर कम है, ठीक है, पर है लगभग सभी जगह पर। ठीक है। दूसरा, फॉर रिड्यूसिंग द एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन। जो डाइवर्सिटी हमारे पास बहुत ज्यादा है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की, उसको हम रिड्यूस कर सकें टेक्नोलॉजी के थ्रू या फिर इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। ठीक है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे पास एनफ ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैं, अबंडेंट है, लेकिन हम वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो कल्चरल रिसोर्सेज वहां पर लेह में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वाटर रिसोर्सेज में देखा जाए तो वो वहां पर है ही नहीं, बिल्कुल कम है। ठीक है। हाँ सर लेकिन डाइवर्सिटी सर है भी, सर उससे फायदा क्या हुआ? किस चीज से? डाइवर्सिटी होने से। किससे बेटा? सर डाइवर्सिटी है सर, मतलब स्टेट्स के अंदर सर उससे नुकसान क्या होगा? डाइवर्सिटी से? यस सर। डाइवर्सिटी से नुकसान पूछ रहे हो? डाइवर्सिटी से क्या नुकसान होगा ये पूछ रहे हो? यस सर। अरे बेटा, जब आप डिपेंड करता है ना किस तरह की डाइवर्सिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये सोचो, क्या वो सोशल डाइवर्सिटी है, क्या वो इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी है, या फिर आप कल्चरल डाइवर्सिटी है, कैसी डाइवर्सिटी है? पहली चीज तो ये। अगर आप कल्चरल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हो, चूंकि यहाँ पर कल्चरल रिसोर्सेज लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली एक कल्चर दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करने में समय लगाता है ना, और जरूरी नहीं है कि एक कल्चर की चीजें दूसरे कल्चर में वो अच्छे से अडॉप्ट भी कर सके। फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक अंतर हम देखते हैं, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो वेजिटेरियन होंगे, तो क्या हम एक दूसरे कल्चर को आसानी से अपना पाएंगे? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। तो सोचो, इतनी छोटी चीज अगर नहीं कर सकते हैं तो इतने सारे जो अगर वो इतनी बड़ी लार्ज कम्युनिटी में अगर होगा तो कैसे होगा? तो उसकी प्रॉब्लम तो होंगी ना। आगे बढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कैसे ये प्रोसेस काम करता है उसको हम देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज, हमें सबसे पहले सर्वे करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा चीजों को, फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्वेश्चनर्स के थ्रू हम एस्टिमेट करेंगे और मेजर करेंगे कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ है, क्या क्या है। ठीक है। नंबर 2, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, हमें सबसे पहले फिर एक उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा प्लानिंग के थ्रू कि हम कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए, कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, और क्या क्या हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सेटअप होने चाहिए इंप्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स। मतलब हम कौन से सेटअप्स का यूज करें, कौन से इंस्टीट्यूशंस का स्किल्स का यूज करें कि हम जो हमारे प्लान्स हैं उनको इंप्लीमेंट कर पाए। और तीसरा है मैच प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट। अब हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान है ना, उसको हम मैच करते रहे। ठीक है। रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान के साथ जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान की स्कीम है उसको भी हम मैच करते रहे। ठीक है। मान लीजिए कि हमारा डेवलपमेंट प्लान है कि हम पानी को सेव करेंगे, ठीक है, लेकिन रिसोर्स का डेवलपमेंट, जो कंट्री का रिसोर्स डेवलपमेंट का प्लान है वो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी यूज करके कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बना सकते हैं। तो क्या आपस में कभी कोऑपरेट कर पाएंगे? नो सर। नहीं कर पाएंगे ना। तो मैच होनी चाहिए चीजें। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लैंड रिसोर्सेज की बात करते हैं। माही, माही नागर, मनीष दास, नितिन कुमार। सर मैं पढ़ लेता हूँ। बेटा तेरे को मैं दूंगा चांस, अभी रुक जा थोड़ी देर। नितिन नहीं है। ओके। प्रणय बंसल। यस सर। प्रणय पढ़ो बेटा। Land resource. Land is a natural resource of utmost importance.
It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication systems. It is important to use the available land for various purposes with careful planning. Land is a finite resource. It covers only 29% of Earth's surface. About 90% of human beings inhabit only 5% of world land. माइक में ऑफ हो गया था। हाँ ठीक है बच्चों, देखो इसको समझ में आया किसी को? कौन ट्राई करेगा बताने का? रुको, लेट मी सी। तनिष्क। यस सर। तनिष्क सर बताओ। लैंड रिसोर्स सर मान ले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर ये बहुत सारे सर हमारे सिस्टम को सपोर्ट करती है, जैसे नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम। और सर ये मान ले जैसे सर ये लाइन है सर, एक इसके कैरेक्टरिस्टिक है कि फाइनाइट रिसोर्स है, 29% एसएफ से कवर करता है, और सर 90% जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और सर ओनली 5% जो वर्ल्ड लैंड है वहाँ पे रहते हैं। एंड सर यहाँ पे ग्राफ दे रखा है कि मतलब लैंड का जो कैसे कैसे यूटिलाइजेशन हो रखा है, कितना यहाँ पे प्लेटू कितना है, प्लेन्स कितना है, माउंटेन कितना है? 30% प्लेन है एंड 30% माउंटेन एंड 27% प्लेट्यूज। हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली इसमें याद रखेंगे, लैंड इज अ रिसोर्स जिसके बिना बाकी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सर रेगिस्तान नहीं आएंगे सर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर? क्या चीज? यहाँ पे सर रेगिस्तान का सर लिखा नहीं हुआ ना परसेंटेज में। बेटा वो जस्ट चूंकि एक नॉर्मल फिगर है, ये तुम इसको इसमें एकदम लिटरल मत जाओ कि रेगिस्तान कितना है, तो फिर ओशन भी तो देना पड़ेगा कि ओशन हमारे पास, फिर टोटल परसेंटेज का एक नॉर्मल उन्होंने दे दिया है, वो प्लेन्स में ही है। प्लेन्स 43% है, तो उसमें आप ये थोड़ी सोचोगे कि तो 43% इतना बड़ा एरिया है। सोचो कहाँ पर, यूरोप पूरा पहाड़ों में है, रशिया पूरा पहाड़ों में है, यूएस और यूरोप में बहुत सारे पहाड़ है बेटा, वो पूरे एरिया ही उस तरह का ही है सर। अगर यूरोप फर्टाइल होते हैं ना, सर लेकिन सर प्लेन तो फर्टाइल होते हैं। प्लेन फर्टाइल होता है वो, ठीक है मैं मान रहा हूं, लेकिन एक जस्ट एक एस्टिमेशन है, तुम इसको एज एक गॉस्पेल मत ले लो। ठीक है, ओके सर, मतलब रफली है। हाँ, एक रफ आइडिया सॉर्ट ऑफ थिंग है। मतलब सर प्लेन फर्टाइल नहीं होता? प्लेन फर्टाइल होता है बेटा, प्लेन तभी तो फर्टाइल कहा जाता है क्योंकि वो प्लेन हो रहा है। वो जो विशेष के पूछने का लॉजिक ये है कि हमारे पास, हमने देखा है कि लैंड में हमारे पास ये चीजें होती हैं, प्लेटूज होते हैं, माउंटेन होते हैं, प्लेन होते हैं, डेजर्ट होते हैं, ये सब पार्ट्स होते हैं ना इसके लैंड के। तो वो ये पूछ रहा था कि इसमें डेजर्ट क्यों नहीं दिया गया है। ठीक है, एक तो इसमें ऐसे समझ लो कि एक लॉजिक ये भी है कि डेजर्ट जो है वो एज अ लैंड रिसोर्स हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ये सब ठीक है, हाँ, क्योंकि हम डेजर्ट में हम क्या बेसिकली यूज करते हैं, एयर और सोलर एनर्जी को। ठीक है, यस सर। हाँ, तो बेसिकली इसलिए उसमें ज्यादा मेंशन नहीं है। चलो इसमें देखेंगे, मैंने आपको एक पॉइंट बेसिक जो बता दिया वो ये है कि लैंड रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन उसका ये है कि इसके बिना शायद बाकी चीजें हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। राइट, हमारे पास लैंड ही नहीं होगा तो वे वुड बी स्टे, वे वुड बी कल्टीवेट, वे वुड बी हैविंग द वेजिटेशन फ्रॉम। हमारे पास जंगल कहाँ से आएगा, हमारे पास वाइल्ड लाइफ कहाँ से आएगी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम कहाँ पे करेंगे, हम अपनी जो कहना चाहिए फैक्ट्रीज और ये सब इंस्टीट्यूशंस कहाँ लगाएंगे, कहाँ बनाएंगे। समझ रहे हो लॉजिक? यस सर। हाँ, चलिए, इसमें स्टैटिस्टिक्स तो आप पढ़ रहे होंगे कि कितना 29% ऑफ एरिया कवर करता है, 90% ह्यूमन बींग्स जो है वो सिर्फ 5% ऑफ वर्ल्ड लैंड में वो रहते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू लैंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, कौन बच्चा कह रहा था अभी मेरे से पढ़ने के लिए? तो वो 90% वाला क्या पॉइंट है? 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 5% लैंड के ऊपर ही रहती है। ओके सर। आर्यन? यस सर। पढ़ने के लिए कह रहे थे?
यस सर कह रहा था। तो पढ़ लो। Land utilization. First, land use pattern depends upon quality of land available, needs of population, technological level of the society. Second, land resource are used for the following purpose: A. Forest. B. Land not available for cultivation, barren and wasteland. Land put to non-agriculture uses. Example, buildings, road, factories, etc. C. Other uncultivated land. Permanent pastures and grazing land. Land under miscellaneous trees crop. Culturable waste. तो नीचे कर देना थोड़ा। Fallow land, current fallow, left without cultivation for one or less than one agriculture year. Other than current fallow, left uncultivated for the past A to E agriculture years. E. Net sown area. Area sown then once in an agriculture year plus net sown area is known as gross cropped area. चलिए अब इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कोई बच्चा, शांभवी मौर्य, शांभवी, चलो तनिष्का, उसने क्लास लीव कर दी। ओके, नितिन, उदय शर्मा। यस सर। उदय शर्मा बताओ, ट्राई करोगे? सर लैंड यूटिलाइजेशन ना? हाँ। यस सर। सर लैंड यूज पैटर्न डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ लैंड अवेलेबल, नीड्स ऑफ पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजिकल लेवल ऑफ द सोसाइटी। बेटा पढ़ने के लिए थोड़ी कह रहा था। यस सर, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर। सर इसका मतलब ये है कि जो लैंड का यूटिलाइजेशन है वो लैंड की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, जैसे कि इसमें क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसकी क्या क्या नीड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हिल रीजन के क्या नीड है, वो क्या लैंड को क्या पर्सपेक्टिव लेते हैं, और एक प्लेन एरिया में जो उनका क्या रीजन है। और सर टेक्नोलॉजिकल लेवल ऑफ द सोसाइटी कि मतलब उस सिविलाइजेशन की क्या टेक्नोलॉजिकल लेवल है, कि वहाँ की अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है। इंडिया में जैसे डेवलपिंग है और बाहर की कंट्रीज में वो डेवलप्ड है, तो वहाँ के भी लैंड यूटिलाइजेशन के पैटर्न में चेंज होता है। ग्रेट। अच्छा आगे देखेंगे बच्चों, तो इसमें क्या है, लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। बेसिक चीजें क्या है, वो किस किस रीजन से यूज होता है वो हम देखते हैं। लैंड रिसोर्सेज कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो आगे फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम फॉरेस्ट में, जंगल, फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी लैंड्स जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे बैरन लैंड हो गई, वेस्ट लैंड हो गई। बैरन समझते हैं ना, जिसमें कुछ भी नहीं होता है, बंजर जमीन। यस सर। लैंड टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस लाइक बिल्डिंग्स, रोड, फैक्ट्रीज। ऐसी जगह जहां पर बिल्डिंग बनी हुई है वहां थोड़ी ना खेत बना हुआ होगा बिल्डिंग में। सर तो मतलब हमारा फ्लैट जहाँ पे बना हुआ है वो भी एक बैरन लैंड है, वो नॉट अवेलेबल फॉर यूजेस है ऑफ एग्रीकल्चर। उसको फिर आप ऐसे समझो, बैरन तो नहीं कहेंगे, हमें नहीं पता बैरन है कि एग्रीकल्चर थी। आप अगर आपने ये वाला पोर्शन देखा होगा, नोएडा समझते हैं सब लोगों ने, नोएडा सुना है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो पहले नोएडा का कुछ एरिया बिल्कुल बैरन था, बिल्कुल बैरन। वहां पर अब क्या हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने शुरू हो गई हैं, तो वो बिल्डिंग जो है वो बैरन लैंड पे है। ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जो गंगाटिक बेल्ट है गंगा के साथ का और यमुना के साथ का, ठीक है, उस बेल्ट में काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है। जैसे आप मेरठ की तरफ चलेंगे, मेरठ का नाम सुना है? यस सर। एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है। तो गाजियाबाद जो हो गया, वहां पर एग्रीकल्चरल लैंड है, वहां पर बैरन लैंड नहीं है। तो उस लैंड पे भी हम लोगों ने बिल्डिंग्स बनाई है और उधर भी बनाई है।
तो जरूरी नहीं है कि बिल्डिंग्स जो है वो सिर्फ बैरन लैंड पे बने, एग्रीकल्चरल लैंड पे भी बन जाती है, ठीक है। पर वो बेसिकली वो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में यूज हो रही है, तो हम उसे फिर एग्रीकल्चर यूजेस के लिए यूज नहीं मानेंगे, ठीक है। तो सर उन्हें बैरन नहीं कहेंगे मतलब? बैरन तो नहीं है, बैरन तो बेटा तब है ना कि वो खाली पड़ी और उसे हम यूज नहीं कर सकते एग्रीकल्चर के लिए। ओके सर। क्लियर है क्या? ओके सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ेंगे। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ऐसे जैसे इसमें फैलो लैंड को एक्सक्लूड करते हैं। फैलो लैंड अभी क्या है वो हम देखेंगे। परमानेंट पास्चर्स या ग्रेजिंग लैंड, ऐसे बहुत एरिया होते हैं जहां पर पास्चर्स के लिए, यहाँ पे जहां पर जो घास फूस खिलवाने के लिए ले जाते हैं ना अपने चरवाहों के लिए, वो वाली लैंड्स होती हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ऐसी जगह जहां पर अलग अलग ट्रीज पैदा होते रहते हैं, जैसे नहर के किनारे, नदी के किनारे कुछ लैंड होती है ना जहां पर आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो। वीड्स टाइप के? सर वीड्स टाइप के? हाँ वीड्स टाइप के बेटा, वीड्स हैं और भी बहुत सारे, यूकेलिप्टस हो गया आपका जिसकी कोई वो नहीं है, इस तरह की, वो भी सब ठीक है। फिर कल्चरल लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, ऐसी लैंड जो एग्रीकल्चरल तो है लेकिन वो 5 साल से ज्यादा के लिए उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए हम कल्चर कर सकते हैं, बाद में कल्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। फैलो लैंड हो गया। अब ये करंट फैलो लैंड है या फिर करंट अदर करंट फैलो लैंड? करंट फैलो लैंड वो होती है जिसमें 1 साल या उससे कम के लिए उसे अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है, तो वो करंट फैलो है, यानी उसे जल्दी से जल्दी हम वापस वो कर सकते हैं, कल्चर करके उसे कल्टिवेशन के लिए कर सकते हैं। दूसरा अदर देन करंट फैलो, ये हो गई जो ए से ई तक। अब ए से ई क्या है? 1 से ज्यादा लेकिन 5, ठीक है। 1 to 5 हो गया। हाँ 1 to 5, बस 5 से ऊपर होते ही फिर वो कल्चरल वेस्टलैंड हो जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, अब नेट सोन एरिया क्या है? एरिया सोन देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मतलब नेट सोन एरिया, सोन एरिया जो कि ऑलरेडी हो रहा है, और 1 साल से के अंदर अंदर जो पहले एग्रीकल्चर जिसमें हो चुका है वो वाला एरिया, वो सब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहलाता है। यानी तो हो रहा है सर नेट सोन एरिया का क्या डेफिनेशन देंगे हम यहाँ पे? हाँ वही एरिया जहां पे हम सो कर सकते हैं, जहां सो चल रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड जो है बेसिकली, ठीक है। और वो लैंड जिसमें पिछले 1 साल में एग्रीकल्चर हो चुका है, यानी करंट फैलो से पहले की जो लैंड है, ठीक है। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, जो कल्चरेबल वेस्टलैंड है उसकी कोई लिमिट है ईयर्स की? 5 साल से ऊपर की जितनी वो कल्चरल वेस्टलैंड है। पर बैरन लैंड, बैरन बेसिकली क्या होता है देखो मैं तुम्हें बताऊं, लगभग 10 साल 12 साल बाद ना जमीन बेकार हो जाती है, फिर उससे लगभग आधा समय लगता है, उतना ही समय 3 साल तो लगेंगे कम से कम, फिर उसे वापस से कल्चरेबल बनाने के लिए। बहुत धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती है, फिर फर्टिलाइजर को यूज करो, ये करो वो करो, तो ये होता है। तो 5 साल से बेसिकली 10 साल के बीच का टाइम होता है, फिर वो बैरन हो जाती है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, यहां तक के लिए आज करेंगे और फिर आगे पढ़ के आएंगे। एक काम करिएगा, इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा और आगे एक कौन सा पढ़ना चाह रहे थे? इकोनॉमिक्स का ना बच्चों? यस सर। हिस्ट्री। यस सर। इकोनॉमिक्स। यस सर। कोई कह रहा है इकोनॉमिक्स का, कोई कह रहा है हिस्ट्री का। बताओ कौन सा पढ़ना चाह रहे थे? सर आपने कहा था एक करके सारे सर हिस्ट्री करवा दीजिए, सर हिस्ट्री करवा दीजिए सर। यूरोप का करवा दीजिए। हिस्ट्री में बहुत कम चैप्टर्स है, सिर्फ 2। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यस सर। यस सर। ठीक है, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ के आएंगे घर से, ठीक है। और ये वाला भी थोड़ा बहुत पढ़ के जो बचा हुआ है इसे पढ़ के आएंगे, ठीक है। आना है, आना कहाँ पे? ओके सर। आना है अपने घर पे। आना कहाँ पे है? आया बड़ा। तब तू क्लास में तो बोला नहीं वैभव, जब मैं तेरे को आवाज लगा रहा था। तो नाम भी भूल गए। अच्छा, मैं तेरा नाम भूल गया। अत्री सर अब सर आपने बुलाया भी नहीं। मैंने बोला था वैभव, 2-3 बार आवाज लगाई मैंने तेरे को, तो सुनता नहीं है। सर 2 वैभव है, 1 विभव है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं तेरे को नेक्स्ट में पूछूंगा फिर, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है बच्चों, गुड नाइट एवरीवन। कल पढ़ के आएंगे ये चैप्टर का बचा हुआ पार्ट। थैंक यू सर।
कल नहीं, नेक्स्ट क्लास में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कौन है ये?